उस सुबह सूरज उगने से पहले पूरे दिल्ली शहर में हर किसी की घड़ी एक साथ 11:11 पर रुक गई। पर इससे भी ज्यादा अजीब यह था कि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ, सिवाय 11 साल के शुभम को, जो घड़ी के टिक टिक के बिना सांस भी नहीं ले पाता था। शुभम एक शांत और गणित से प्यार करने वाला लड़का था, जो नई दिल्ली के एक साधारण से अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर रहता था। वह ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जूझ रहा था, जिसकी वजह से वह हर चीज में समरूपता, सिमेट्री और समय की सटीकता यानी पंक्चुअलिटी चाहता था। आज सुबह जब उसकी माँ ने चाय बनाई तो चायदानी से 2 बार की जगह 3 बार आवाज आई। असमरूपता। शुभम का माथा ठनका। उसने अपनी घड़ी देखी, 11:11। घर में पिता की घड़ी देखी, 11:11। डिजिटल कैलेंडर पर समय 11:11 पर स्थिर था। उसने बालकनी से बाहर झांका। नीचे सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था, लोग ऑफिस जा रहे थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर शुभम की संवेदनशील इंद्रियां जानती थीं कि कुछ भयानक रूप से असामान्य था। समय रुका हुआ था। शुभम दौड़कर अपनी गणित की कॉपी लाया और उल्टी गिनती, रिवर्स काउंटिंग करने लगा। उसे पता था कि पृथ्वी का घूमना, समय का बहना और हृदय की धड़कन, यह सब एक अदृश्य लय यानी रिदम पर निर्भर करता है। उसने अपने फोन पर सरकारी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक का डेटा खोलने की कोशिश की। स्क्रीन पर तुरंत एक लाल चेतावनी चमक उठी। सिस्टम ब्लैकआउट, समय विसंगति, टेम्पोरल एनोमली। अचानक उसके घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। शिवम की मां ने दरवाजा खोला। सामने एक लंबी सफेद वर्दी पहने महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें, जिन्हें शुभम ने बाद में याद किया, बिल्कुल घड़ी के डायल जैसी गोल थीं। माफ कीजिए, हम राष्ट्रीय समय सुरक्षा ब्यूरो आरटीएसबी से हैं। हमें इस सेक्टर में एक जरूरी घड़ी सत्यापन, क्लॉक वेरिफिकेशन करना है, उस महिला ने एक रोबोटिक आवाज में कहा। शुभम की मां ने उन्हें अंदर आने को कहा। जैसे ही वह महिला अंदर आई, शुभम को अजीब सी गंध आई, जैसे पुरानी किताबों और जली हुई बिजली का मिश्रण। वह महिला सीधे शुभम के कमरे में आई और उसकी मेज पर रखी पुरानी चाबी भरने वाली घड़ी को देखा। यह घड़ी ठीक है, उसने कहा। अब हमें आपके बच्चे से एक सवाल पूछना है। महिला ने शुभम की ओर देखा। बेटा, सुबह ठीक 11:11 से पहले क्या तुम कोई असामान्य ध्वनि या तुमने कोई असामान्य साउंड सुना था? शुभम के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह जानता था कि झूठ बोलना खतरनाक हो सकता है, पर वह यह भी जानता था कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं। वह समय तो अब भी 11:11 पर रुका हुआ था। वह हकलाया, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। महिला के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, पर उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए शुभम के माथे पर अटक गई। फिर वह मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह दरवाजे के बाहर निकली, शुभम ने देखा कि उसके जूते के तलवे पर सूक्ष्म चमकते हुए पीले रंग के रेत के कण लगे हैं, जो आमतौर पर किसी पुराने बंद खदान में पाए जाते हैं। शुभम ने उस महिला के जाने का इंतजार नहीं किया। उसने अपने पिता का लैपटॉप उठाया, जो आरटीएसबी के सुरक्षा मानकों को बाईपास कर सकता था, और उस पीले रेत के कणों को जियो लोकेशन में डाल दिया। नतीजा एक दूर दराज की जगह का था, पुराना नेहरू खदान, जो शहर से 200 किलोमीटर दूर था और 50 साल पहले बंद हो चुका था। वहां क्या हो सकता है? शुभम ने खुद से पूछा। उसे याद आया कि उसके ओसीडी के कारण वो बचपन में गणित के इतने गूढ़ सूत्र सीखने लगा था। उन सूत्रों में से एक था समय आवृत्ति संतुलन का सिद्धांत, जिसे केवल एक पागल वैज्ञानिक ने लिखा था। इस सिद्धांत के अनुसार समय को रोका नहीं जा सकता, पर उसे किसी शून्य स्थान में फंसाया जा सकता है। शुभम को एहसास हुआ, दिल्ली का समय रुका नहीं है, बल्कि उसे खदान के अंदर खींच लिया गया है। वह तुरंत अपनी साइकिल उठा के घर से निकल गया। उसे लगा जैसे दुनिया धीमी गति में चल रही है। वह देख सकता था कि एक पक्षी हवा में धीरे धीरे उड़ रहा है। उसके पंख धीमी गति से हिल रहे हैं। जैसे ही शुभम ने शहर की सीमा पार की, उसका पीछा आरटीएसबी के 2 सफेद सूट वाले एजेंटों ने किया। वे सुपरफास्ट रोबोटिक वाहन में थे। लड़के को रोको, वो विसंगति क्षेत्र की ओर जा रहा है। रेडियो पर आवाज आई,
शुभम ने अपनी साइकिल की अधिकतम गति बढ़ाई। उसने अपनी गणितीय प्रतिभा का उपयोग किया। वो जानता था कि समय के स्थिर होने के कारण फ्रिक्शन भी कम हो गया होगा। उसने एक तीव्र मोड़ लिया और अपनी साइकिल को एक संकरी गली में मोड़ दिया, जहां एजेंटों का भारी वाहन नहीं जा सका। वह खदान तक पहुंचा। खदान के प्रवेश द्वार पर एक पुराना जंग लगा बोर्ड था, नेहरू खदान प्रवेश वर्जित। जैसे ही उसने खदान के मुहाने में प्रवेश किया, एक तेज कपकपाती हुई आवाज गूंजी, जैसे 1,00,000 घड़ियां एक साथ बंद हो गई हों। अंदर का दृश्य स्तब्ध करने वाला था। एक विशाल पुरानी मशीनरी थी, जिसके बीच एक प्राचीन पीतल की बनी हुई पेंडुलम घड़ी का ढांचा लगा था। मशीन का हर कल पुर्जा पीले चमकते रेत से ढका था, वही रेत जो उसके एजेंट के जूतों पर देखी थी। और वहां उस मशीन के नियंत्रण कक्ष में वही महिला एजेंट बैठी थी, पर अब उसके माथे पर एक काला धातु का बैंड था। वह महिला शुभम की ओर मुड़ी और पहली बार उसके चेहरे पर एक गहरी मानवीय उदासी थी। तुम यहाँ क्यों आए बच्चे? तुम्हें समय के बाहर रहना चाहिए था। आप कौन हैं और इस मशीन पर क्या कर रही हैं? शुभम ने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने गहरी सांस ली। मैं समय सुरक्षा ब्यूरो की नहीं हूँ, मेरा नाम आर्य है और यह मशीन एक कालाकर्षण यानी क्रोनोट्रैक्शन डिवाइस है। मैं भविष्य से आई हूँ। शुभम अवाक रह गया। आज से ठीक 15 दिन बाद, आर्य ने बताया, दिल्ली एक भयानक क्वांटम सुनामी से नष्ट हो जाएगी। एक ऐसी घटना जिसकी शुरुआत एक छोटी सी समय त्रुटि से होगी। भविष्य को पता है कि इस त्रासदी को रोकने का केवल एक ही रास्ता है, समय को 11:11 पर स्थिर कर देना, जब वह त्रुटि सबसे कमजोर थी। लेकिन आप लोगों को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि आर्य की आवाज़ कांप उठी। जब समय स्थिर होता है तो वह एक नदी बन जाता है और इस नदी को कहीं और भेजना जरूरी था ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। इस खदान के नीचे एक प्राचीन शून्य स्थान है। हमने दिल्ली का समय काटकर 15 दिनों के लिए इस शून्य स्थान में जमा कर दिया है। और वह पीली रेत, यह रुके हुए समय की ऊर्जा है। हमने 15 दिन तक पूरी दिल्ली को एक स्थिर भ्रमित वर्तमान में कैद कर दिया है। आर्य की आंखें शुभम पर टिकी। तुम ही एकमात्र अपवाद हो शुभम। तुम्हारी ओसीडी, समय की सटीकता के प्रति तुम्हारी सनक ने तुम्हें इस शून्य स्थान से एक सुरक्षित धागा दे दिया। तुम इस भ्रम से बाहर हो। तभी खदान के मुहाने पर आरटीएसपी के असली एजेंट दिखाई दिए। उन्होंने आर्य को भविष्य में रुकने के लिए भेजा था। समय को फिर से शुरू करो आर्य, यह हस्तक्षेप भविष्य को और बिगाड़ देगा। आर्य जानती थी कि उसके पास समय नहीं है। उसने शुभम की ओर देखा। शुभम, मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं इस मशीन को नष्ट कर सकती हूँ, जिससे समय तुरंत शुरू हो जाएगा। पर जब समय शुरू होगा तो 15 दिन के बाद आने वाली त्रासदी भी अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। या तुम तो समय के बाहर हो। इस मशीन के कोड को समानांतर समय में स्थानांतरित कर दो ताकि दिल्ली का समय शून्य स्थान में सुरक्षित रहे। शुभम के सामने भीषण नैतिक दुविधा थी। लाखों लोगों को 15 दिन के लिए एक स्थिर भ्रम में रखना ताकि वे त्रासदी से बच सकें, या समय को तुरंत शुरू कर देना जिससे वह एक आसन्न खतरे की ओर बढ़े। शुभम ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने भीतर की ओसीडी की आवाज़ को सुना। वो आवाज़ जो कहती थी चीज़ों को सही जगह पर होना चाहिए। उसने दौड़कर मशीन के नियंत्रण कक्ष में प्रवेश किया। आरटीएसबी के एजेंट गोलियां चला रहे थे। शुभम ने अपने ज्ञान का उपयोग किया। उसने पेंडुलम नामक एक जटिल गणितीय कोड मशीन में डाला। यह कोड समय को स्थिर नहीं करता, बल्कि उसे एक समानांतर लूप में डाल देता है। उसने मशीन को नष्ट करने के बजाय उसे समय संरक्षण मोड पर सेट कर दिया। एक भयानक गर्जना हुई। मशीन का पीतल का ढांचा चमक उठा और फिर एक नीले प्रकाश में बदल गया। अगले ही पल खदान पूरी तरह शांत हो गई। शुभम ने देखा आर्य वहां नहीं था। आर्य वहां नहीं थी। वह वापस भविष्य में लौट गई थी, अपना मिशन पूरा करके। शुभम खदान से बाहर निकला। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज अपनी जगह पर था। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी पर अब 11:12 हो रहे थे। समय फिर से बहने लगा था। वह शहर की ओर भागा। उसने देखा कि लोग 11:11 पर रुकने के 1 सेकंड के बाद 11:12 पर आ गए हैं और वे अपनी दिनचर्या में वापस आ गए हैं। किसी को कुछ याद नहीं था। शुभम मुस्कुराया। वह जानता था कि उसने न केवल लाखों लोगों को बचाया है, बल्कि उसने यह भी जाना था कि उसकी सनक वास्तव में एक महान शक्ति थी।
वो अपने घर की ओर बढ़ा और दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से दस्तक दी। सिर्फ एक बार समरूपता तोड़कर उसने अब अपनी सनक को नहीं बल्कि अपनी समझ को सुना था।